अगर आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं ठंड की वजह से, जो कफ जो है वो जमने लगता है। तो अगर कफ का विलयन हो जाए तो वो उष्णता चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसका डोसेज सही डिसाइड नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों में आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं हमने हल्दी का दूध लिया और हमें बहुत ज्यादा यूरिन में बर्निंग होने लग गई है। अगर बच्चों में कफ कोल्ड ज्यादा हो रहा है और वृद्धों में क्या हो रहा है, जॉइंट पेन, स्टिफनेस, क्योंकि वात का काम है पेन क्रिएट करना, तो वो आपको जॉइंट्स में स्टिफनेस क्रिएट कर देता है। अगर आपका खाना अच्छे से पचेगा तो आपकी इम्यूनिटी यानी ओज की वृद्धि होगी। अगर आपका खाना अच्छा नहीं पचेगा तो बनेगा आम यानी टॉक्सिन्स, जो आपको बीमारी बढ़ाएगा। सर्दियां शुरू होते ही सबसे पहले ख्याल क्या आता है? यही कि अब सर्दी जुकाम बढ़ जाएगा, अब इसका इलाज कैसे करेंगे, क्या एलोपैथ की तरफ जाएंगे कि आयुर्वेद की तरफ जाएंगे। लेकिन सही बात बताऊं तो कुछ इलाज ना आपके किचन में ही छुपे हुए हैं। इसलिए आज इसको डिकोड करने के लिए आज thehealthsite.com के इस हेल्थ साइट पॉडकास्ट में हमारे साथ आयुर्वेदा एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर चंचल शर्मा। वेलकम डॉक्टर, जो बताएंगे कि सर्दियों में कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, क्या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजीज जो है मार्केट में आ जाते हैं, जो आप अपनी डाइट में ऐड करके अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं और बीमारी को जड़ से भगा सकते हैं। वेलकम डॉक्टर। जैसे सर्दियां आती हैं, सबसे पहले एक चीज़ जो बहुत जल्दी आ जाती है वो होती है सर्दी और जुकाम। अब सर्दी आने के साथ साथ एक चीज़ जो बहुत मेजरली आती है वो होती है पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है, लेकिन सर्दी आते ही खांसी और जुकाम, अगर मैं इसका नेचुरल ट्रीटमेंट आपसे जानना चाहूँ तो वो क्या होगा? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विंटर्स में इतना ज़्यादा कफ कोल्ड होता क्यों है। तो विंटर्स में जो है वो हवा बहुत ठंडी होती है, तो वो वात प्रकोप करती है। जैसे ही आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी बोलती है कि 3 दोषों का समन्वय है, वात पित्त कफ, अगर तीनों बैलेंस्ड हैं तो आप डिजीज से दूर रहेंगे। तो अगर वात प्रकोप हो रहा है और आयुर्वेद कहता है वात ही आपकी बॉडी को चलाता है, तो वात आपकी अग्नि को मंद कर देगा, आपकी डाइजेस्टिव फायर कम होगी और आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और आपको डिजीजेस होंगी। तो विंटर्स में ये जो वात दुष्टि है ये आपको डायरेक्टली बीमारी की तरफ लेकर जाता है, और इससे बचना है तो हमें हर वो चीज़ का ध्यान रखना है जो वात दुष्टि को कम करेगा। तो उसी के हिसाब से हम अपना रिजिम फॉलो करते हैं। इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है इस सीजन में, तो उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, मतलब कैसे बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, इस सीजन में हमारे शरीर का बल जो है वो सबसे अच्छा रहता है, मतलब सारे दोषा ऑलमोस्ट समन्वय अवस्था में रहते हैं, पित्त का संचय का समय होता है। लेकिन इम्यूनिटी फिर भी वीक हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वात दुष्टि, क्योंकि जैसे मैंने बोला आयुर्वेद बोलता है वात तंत्र यंत्र धर है। तो अगर इससे हमें बचना है तो हमें वात के हिसाब से ही प्रोसीड करना है। वात के हिसाब से प्रोसीड करने के लिए आप अपने जो रूटीन है, रिजिम है, उसको मॉर्निंग से ही बैलेंस करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले उठते ही गर्म पानी पीना है, हल्का गुनगुना या गर्म। जितना ठंडा हम लेंगे, फ्रिज का ठंडा पानी ले रहे हैं या नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ले रहे हैं तो वो भी आइडियली अभी ठंडा ही है, तो उसको आपको नहीं लेना है, आपको गुनगुना लेना है। सेकंड, वात का जो श्रेष्ठ शमन करता है वो है तेल करता, तेल। तो जो तिल का तेल तो इजीली अवेलेबल होता है, तो आप तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। तो रेगुलर बेस पे मसाज करना है। तो अभ्यंगम अगर आप रेगुलर बेस पे कर रहे हैं तो आपको सिर से मसाज करना स्टार्ट करना चाहिए एंड अप टू द टो करना चाहिए, क्योंकि पाद अभ्यंगम तक बोला गया है। तो सिर से मसाज करते हैं, फिर हमारे शोल्डर जॉइंट्स आते हैं, फिर हमारे नी जॉइंट्स आते हैं, हाथों की छोटी छोटी उंगलियां हैं जो जॉइंट्स हैं, तो ये सब पे अच्छे से ऑयलेशन करना है। देन कम्स योर फूड। तो फूड का भी ध्यान रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो विंटर्स में रेगुलर बेसिस पे घी का प्रयोग, तेल का प्रयोग, देन ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग, ये सब जो है ये अग्नि दीपन करके हमारी बॉडी में वात को बैलेंस करने का या अग्नि दीपन करने का काम करते, और जो हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है उसको इम्प्रूव करने का काम करेगा। जैसे किचन में ना बहुत सारे मसाले अवेलेबल हैं और हर मसाले का अपना अपना एक बेनिफिट है। तो मैं सबसे पहले हल्दी के बारे में बात करूंगी। हल्दी कहा जाता है कि बहुत जो है बहुत फायदा देता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। हल्दी के ऊपर तो इतने सारे रिसर्च पेपर्स हैं। हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो हल्दी जो विंटर्स में जॉइंट पेन हो रहे हैं उसमें भी काम करने वाली है। हल्दी जो कफ कोल्ड के बाद हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस आते हैं बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, उससे भी रिकवर करती है। हल्दी एंटीवायरल का भी काम कर रही है। तो हल्दी ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करती है। प्लस
अगर आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं ठंड की वजह से, जो कफ जो है वो जमने लगता है। तो अगर कफ का विलयन हो जाए तो वो उष्णता चाहिए, वो उष्णता आपकी हल्दी में होती है, तो आपका कफ जो है वो एक बेस का काम नहीं करेगा फॉर इन्फेक्शंस, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन से दूर रहेगी। तो अगर थोड़ा बहुत सीजनल चेंजेस की वजह से कफ कोल्ड हुआ भी, देन ऑल्सो ये इन्फेक्शंस के साथ एक्यूमुलेट होकर इसको एग्रीवेट नहीं करेगा। तो हल्दी आपके लिए हर तरीके से काम करती है, और अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो भी इसकी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं। जैसे आपने बताया कि हल्दी को लेके बहुत सारे बेनिफिट्स वाले फैक्टर्स हैं, हल्दी को लेके कहीं ना कहीं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को डेवलप करने का भी एक बात कही गई है। वहीं अगर मैं हल्दी की बात करूँ तो हल्दी को ये भी बोला गया है कि जैसे बॉडी एक होता है तो आप हल्दी दूध पी लो सोने से पहले, तो कहीं ना कहीं आपको हील करता है, कहीं चोट लग गई है तो भी आपको हील करता है। तो अगर मैं आपको एक एक सिंगल पॉइंटर्स में डिकोड करना चाहूँ कि हल्दी और दूध का एक्चुअली वो क्या है ओवरऑल द हेल्थ, तो वो क्या रहेगा? देखिए, हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम कर रहा है, या आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो वात और पित्त दोनों को बैलेंस, वात और कफ दोनों को बैलेंस करता है। तो अगर जॉइंट पेन है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, उसे रिजॉल्व करने में मदद करेगा। वात जो है वो डायरेक्टली पेन क्रिएट करता है, तो वात को बैलेंस करने का काम करेगा। तो इस तरीके से हल्दी आपकी बॉडी में जो उसका उष्ण गुण है और जो उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, जो शोथ शोफ उसको जो वो हरता है, तो उसकी वजह से जो पेशेंट्स में जो कंप्लेंट देखने को मिलती है विंटर्स में, उन सब में ये मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसका डोसेज सही डिसाइड नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों में आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं हमने हल्दी का दूध लिया और हमें बहुत ज़्यादा यूरिन में बर्निंग होने लग गई है। ये कंप्लेंट्स भी आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिलेंगी। तो आपको डोज सही रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप कच्ची हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, आमा हल्दी जो बोलते हैं। तो कच्ची हल्दी यूज़ करेंगे तो वो जो बच्चों में अदरक वाले जो अदरक जैसी दिखती है, ऑलमोस्ट वैसी है, तो वो आप यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। उसका भी आपको सिर्फ एक आधा इंच के करीब का टुकड़ा लेना है, 1 कप दूध में बॉईल करना है, एंड दैट वुड वर्क। बड़ों में भी अगर आप दे रहे हैं तो जो युवा अवस्था के लोग हैं और जो वृद्धावस्था के लोग हैं, दोनों की अग्नि में फर्क है। तो जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनकी अग्नि मंद होती है, तो उनको आप देंगे तो आप हाफ टी स्पून दे सकते हैं। जो युवावस्था है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो 1 टीस्पून तक भी बियर कर लेगी। उसके बाद भी फिर आपकी प्रकृति मैटर करेगी। तो अगर आपकी पित्तज प्रकृति है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उष्णता हो सकती है, तो आप डोजेज उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने पित्त कफ वाफ की बात करी, तो हमारे बहुत सारी ऑडियंस है जिनका सवाल आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेदा को उतना डीपली नहीं जानते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ टर्म्स को डिकोड करें ताकि वो लोगों के लिए इजी हो जाए समझने के लिए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते वो आयुर्वेदा वाला फॉर्मेट और लैंग्वेज। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप डिकोड करें। देखिए, आयुर्वेद हम इसको थोड़ा अप्लाइड फिजियोलॉजी के फॉर्म में लेते हैं। तो आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ 3 दोषा है जिससे हमारी बॉडी बनी है। अगर आप वात का अप्लाइड पर्सपेक्टिव देखेंगे तो वात, आयुर्वेद बोलता है तंत्र यंत्र धर, यानी कि आपकी बॉडी में कुछ भी होगा तो वो वात की वजह से है। जो हम सांस ले रहे हैं वो प्राणवायु की वजह से है। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है वो आपका अपान वायु की वजह से है। जो आपका फूड आपके माउथ से लेके आपके स्टमक तक जा रहा है वो समान वायु की वजह से। तो बॉडी में जितना भी काम हो रहा है वो सब वात की वजह से हो रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम वो सब वात से। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, पूरा एक सेंसेशन को हाथ पे टच किया ब्रेन तक जा रहा है, ये नर्वस सिस्टम का काम है। आयुर्वेद के हिसाब से ये वात का काम है। तो अप्लाइड साइंस अगर आप देखोगे तो वात मीन्स आपका पूरा नर्वस सिस्टम, जो हर एक ऑर्गन को ये बताता है आपको कैसे काम करना है, आपको आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, और ये ठीक से हो जाए। देन कम्स पित्त दोषा। तो हम सेकंड बोल रहे हैं कि पित्त से हमारी बॉडी बनी है, तो पित्त की बॉडी, पित्त जो है वो सेकंड हमारा स्तंभ बोला गया है। तो पित्त का मतलब है आपकी बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हो रहे हैं। तो आपकी अग्नि अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि से मतलब है आपने खाना खाया, आपके स्टमक में गया तो वहां पर कुछ सिक्रीशंस हुई हैं, बाइल सिक्रीशंस हो रही हैं, पेनक्रियास से सिक्रीशंस हो रही हैं, स्टमक में सिक्रीशंस हो रही हैं, तो वो आपकी अग्नि का काम कर रहा है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी में जो भी पाचन का काम हो रहा है वो भी उसी अग्नि से हो रहा है। तो
अग्नियां बताई गई हैं। तो धातु अग्नि बताई गई हैं, पाचक अग्नि बताई गई है, जठराग्नि बताई गई है। ये सारी अग्नि है वो आपकी बॉडी में हर काम सही से हो जाए, रस धातु का पोषण हो रहा है, रक्त का भी हो जाए, फिर मांस का भी हो जाए, मतलब जिसको हम ऐसे बोलते हैं ब्लड को भी अच्छा सा नरिशमेंट चाहिए, फिर आपके मसल्स को भी नरिशमेंट चाहिए, फिर आपकी बोन्स को भी नरिशमेंट चाहिए। तो ये सारा काम कौन करेगा? आपकी अग्नि करेगी। देन कम्स आपका कफ दोषा। कफ दोषा का अप्लाइड साइंस यू कैन टेक इट एज हॉर्मोन्स। जितने भी हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं और जितना भी नरिशमेंट वाला जो फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी में, नरिशिंग फ्लूइड कैसे, हार्ट के अराउंड में हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ब्रेन में हमारा सेरेब्रल फ्लूइड है, जितना भी नरिशमेंट दे रहा है उन ऑर्गन्स के आसपास में, वो सारा नरिशिंग फ्लूइड इज अबाउट कफ दोषा। तो वो सब उसके साथ रिलेटेड है। हमारे जो ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, ओवरीज से कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये सारे ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, दिस इज अबाउट कफ दोषा। देन हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम जो है, जो इम्यूनिटी पे पूरा काम कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अबाउट द सिक्रीशंस, वो भी कफ दोषा से कोरिलेट होता है। तो ये वो अप्लाइड फिजियोलॉजी है वात पित्त कफ की, फिर हम उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो ये दोषास बैलेंस है तो हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस हो जाता है। तो अगर इनमें कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे अभी हमने बोला विंटर्स में सब कहते हैं ना कफ बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, बेसिकली आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आपका लिम्फेटिक सिस्टम वहां पर इन्फेक्टेड हो जाएगा तो आप इम्यूनिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज होगी और आप बीमारी की तरफ जाएंगे, तो आपको कफ कोल्ड ज्यादा हो रहा है। आयुर्वेद बोलता है कफ का स्थान जो है वो शिर प्रदेश है, उरा प्रदेश है, मतलब कि आपका हेड वाला एरिया, आपका ये अपर पोर्शन, देन आपका चेस्ट। तो आपका चेस्ट, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहां पर अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो आपका कफ डिस्टर्ब होने ही वाला है। तो वो कफ डिस्टर्ब हो रहा है, आपको सारे कफ कोल्ड वाले सिम्टम्स आ जाते हैं, तो आपको वैसे ही डिजीज देखने को मिलती है। तो जिस स्त्रोतस में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी जिस सिस्टम में, स्त्रोतस मतलब जिस सिस्टम में, तो जो अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें जो दोषा डिस्टर्ब होगा वो वैसे डिजीज दिखा देगा। तो ये आयुर्वेदिक वात पित्त कफ का एक डिकोडिंग पैटर्न है। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेरी आए जिन्होंने ये जानना चाहा कि एक्चुअली आयुर्वेदा में ये जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं इसको डिकोड किया जाए। थैंक यू सो मच, आपने ये डिकोड किया। आगे बढ़ते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे कि हमारी बात भी हुई कि जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट पेन बढ़ जाता है, तो आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट कैसे है? सबसे पहले जॉइंट पेन क्यों हो रहा है? जॉइंट पेन के अगर आप देखेंगे तो ओल्ड उसमें ज़्यादा है। आयुर्वेद ने हमारी एज को 3 भागों में बांटा है। तो वयावस्था हम बोलते हैं, वय मतलब आपकी आयु, तो आपकी वयावस्था को 3 भागों में बांटा है। पहली है आपकी कफज, जो कि बचपन का समय, तो बच्चों को कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपकी युवा अवस्था है, उसमें कफ कोल्ड ज़्यादा नहीं होगा, उसमें आपको एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेंगी, एंगर इश्यूज ज़्यादा मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स वाली प्रॉब्लम्स मिलेंगी। यंग जनरेशन के इश्यूज बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि उनकी उस अवस्था में आयुर्वेद के अनुसार नेचुरली पित्त एग्रीवेट होता है। फिर आती है वृद्धावस्था, जिसमें वात एग्रीवेटेड है। तो अगर बच्चों में कफ कोल्ड ज़्यादा हो रहा है और वृद्धों में क्या हो रहा है? जॉइंट पेन, स्टिफनेस, क्योंकि वात का काम है पेन क्रिएट करना। तो विंटर्स में जब आपकी वायु ठंडी हो जाती है, हवा ठंडी है, रुक्षता क्रिएट हो जाएगी, तो सारा वात दोषा जो है एग्रीवेट हो रहा है, तो वो आपको जॉइंट्स में स्टिफनेस क्रिएट कर देता है, क्योंकि वात का गुण है वो कि वो रुक्षता क्रिएट करेगा, वो शूल क्रिएट करेगा, वो पेन क्रिएट करेगा, वो स्टिफनेस करेगा, जकड़ाहट करेगा। और क्योंकि ओल्ड लोगों में ऑलरेडी एज के हिसाब से भी बात एग्रीवेटेड है, सीजन ने उसमें एक और तड़का लगा दिया है, तो कंबाइन होकर उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इससे बचना है तो बेस्ट है जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, गुड़, तिल, इनका कॉम्बिनेशन बनाओ, लड्डू बनाओ, गूंद के लड्डू जो इतना चलते हैं, ये लड्डू बनाओ और आप उनको दो, आप उनको उसका काढ़ा बना के दो, ताकि वो चीज़ें वो रेगुलर बेसिस पे ले। अगर आप रेगुलर एक लड्डू भी ले रहे हैं तिल गुड़ का, सौंठ भी एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, जिसको हम सूखी अदरक बोलते हैं ना, तो उसका भी वही काम है। तो अगर आप इसका एक कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो वो आम पाचन भी कर देगा, जॉइंट्स में जो बड़ों में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है वो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर उसी गुड़, उसमें आपके लड्डू के अंदर तिल है, तिल स्निग्ध होता है, वात को
टोटली रिजॉल्व करने का काम करता है। तो स्निग्ध गुण की वजह से उनके जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन होगी, तो उनका वो स्टिफनेस चला जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसमें घी डाला है, घी भी वात शमन का काम करता है अपनी उष्णता की वजह से, तो वो उनको ओवरऑल वात दोषा को पूरा बैलेंस करेगा, नेचर से लड़ने के लिए कैपेसिटी देगा, फाइटिंग स्पिरिट वो बढ़ा देगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, अग्निदीप्त करेगा, और उनकी ये प्रॉब्लम को बैलेंस करने में बहुत हद तक मदद करेगा। और बचाव तो डेफिनेटली करता है अगर आप में वो अभी तक डिजीज नहीं आई है तो। आगे बढ़ते हैं, मैं बात करूंगी डाइट्स की, क्योंकि मार्केट में जैसे ही मौसम बदलता है पूरा मार्केट चेंज हो जाता है, हर तरफ हरियाली दिखने लगती है, मेथी, साग, पालक, मूली, तरह तरह की वेजीज जो हैं, ग्रीन वेजीज की मैं बात कर रही हूँ, वो सब दिखने लग जाती हैं। तो बेसिकली फैक्टर क्या है कि मतलब ये आपने कभी गर्मियों में नहीं देखा होगा, ये ग्रीन वेजीज कभी नहीं दिखती हैं, लेकिन विंटर्स आते ही दिख जाती हैं। देखो, हमारा नेचर जो है ना वो हमें बहुत अच्छे से सिखाता है। तो नेचर ने सीजन के हिसाब से ही चीज़ें बनाई है। नेचर को पता है विंटर्स हैं, विंटर्स में वात बढ़ रहा है, ड्राइनेस बढ़ रहा है। अब आपको ड्राइनेस बढ़ रहा है तो आपकी जितनी भी ग्रीन वेजीज है उसमें अच्छा खासा जलीय अंश है, मतलब लिक्विड फैक्टर अच्छा रहता है। तो आपकी बॉडी में जितना आप पानी पी नहीं पाते हो तो कुछ हद तक फ्लूइड आपका इन वेजिटेबल्स के थ्रू चला जाता है, तो उसमें अच्छा कंटेंट है वाटर का। एक पर्सपेक्टिव वो है। सेकंड है ठंड का पर्सपेक्टिव। आपकी बाहर की ठंड की वजह से अग्निदीप्त तो होना इंपॉर्टेंट है, तो हमें वैसी ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप जैसे मेथी ले रहे हो, मेथी उष्ण है, मेथी जॉइंट पेन भी खत्म करती है। तो जो आपको जो नी पेन हो रहा है या बड़ों यंग में भी थोड़ा बहुत पेन इश्यूज रहते ही हैं बिकॉज ऑफ वात दोषा, उसको भी खत्म कर देता है। तो आप मेथी रेगुलर खाना शुरू कर देते हो। फिर आती है सरसों। सरसों आपकी उष्णता क्रिएट करती है, तो अग्निदीपन कर रही है। आपकी डाइजेस्टिव फायर जितनी अच्छी है, अगर आपका खाना अच्छे से पचेगा तो आपकी इम्यूनिटी यानी ओज, आयुर्वेद इम्यूनिटी को बोलता है ओज, तो आपकी ओज की वृद्धि होगी। अगर आपका खाना अच्छा नहीं पचेगा तो बनेगा आम यानी टॉक्सिन्स, जो आपको बीमारी बढ़ाएगा। तो अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो आपको इम्यूनिटी मिलने वाली है ना, तो वही खाना खाएंगे जो अग्निदीपन करेगा। तो नेचर ने आपको इस सीजन में वो भी दिया है। तो आप सरसों ले रहे हैं, फिर आप पालक ले रहे हैं। पालक आपको चाहिए, एक तो पालक उष्णता, जैसे ही आप उसको गर्म करके खाते हैं वो उष्णता बढ़ा देता है। फिर उसमें नरिशमेंट इतना ज़्यादा, न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा हैं, आयरन है, बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो फुल ऑफ विटामिन सी फैक्टर भी रहता है, आयरन इतना फैक्टर रहता है, तो वो आपकी बॉडी को ओवरऑल नरिशमेंट दे रहा है। और पालक आपने देखा है कितना मोटा लीफ होता है, तो अच्छा खासा उसमें लिक्विड फैक्टर भी अच्छा खासा रहता है, तो वो सब चीज़ों के हिसाब से काम करता है। फिर हमें विंटर्स में बाजरा खाने को मिलता है, राइट। तो आयुर्वेद तो कभी नहीं बोलता कि पूरे साल एक ही मिलेट खाना है, आप पूरा साल गेहूं खाओ, आप पूरा साल चावल खाओ। आयुर्वेद ने सीजन के हिसाब से बताया। तो इस समय पे बाजरा और रागी ये सबसे ज्यादा चल रहा है, इसलिए क्योंकि बाजरे का गुण है उष्ण और स्निग्ध। तो वो आपको उष्णता भी दे रहा है, वो आपको स्निग्धता भी दे रहा है, तो वो आपकी अग्निदीपन भी कर रहा है, आपके वात को भी बैलेंस कर रहा है, आपके कफ को भी बैलेंस करके चल रहा है, क्योंकि कफ भी शीत होता है। तो अगर आपको कफ बैलेंस कर रहा है तो भी बाजरा आपको काम करने वाला है। तो इस तरीके से बाजरा अगर आप अपने उसमें आटे में चेंज, इंस्टेड ऑफ आटा आप बाजरा आटा ले रहे हैं, तो वो भी आपको नेचर इस सीजन में दे रहा है। तो नेचर ने हमारे लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की होती है। हम उस प्लानिंग को ब्रेक करते हैं तो हम डिजीज पर्सन बनते हैं। अगर हम उसके साथ चलते हैं तो हम बहुत अच्छा कर जाते हैं। जैसे सर्दियाँ शुरू होने के बाद, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि खांसी और सर्दी जुकाम जो है वो सबसे ज़्यादा आपको अटैक करता है, बीट वो वेदर चेंज की वजह से हो, बीट या आपकी इम्यूनिटी वीक हो इस वजह से। लेकिन इंस्टेंट ट्रीटमेंट आप घर पर क्या कर सकते हैं? जैसे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं सोचते हैं कि इंस्टेंट दवाई देने की जगह हम घर की ही कोई होम रेमेडी ट्राई कर लें, और चाहे वो बच्चों के लिए चाहे वो बड़ों के लिए हो, तो वो घर पे हम क्या ट्राई कर सकते हैं? देखो, पहले तो ये समझना जरूरी है, जो बच्चे हैं उनकी धातुएं अपरिपक्व अवस्था में, मतलब दे आर नॉट प्योरली मेच्योर्ड, तो वो डेवलपिंग स्टेज में। आप उनको बाकी लोगों के हिसाब से रिजीम नहीं दे सकते। तो बच्चों को अगर आपको देना है तो सबसे अच्छा है कि आप उनको रसायन दे दीजिए। रसायन दे रहे हैं, क्वांटिटी आपको कम रखनी है क्योंकि उनकी अग्नि मंद होती है, तो आप उनको आधा चम्मच च्यवनप्राश दीजिए। ये सीजन फुल ऑफ आंवला है, मतलब इस समय पे आंवला भर भर के मिलता है। आंवला त्रिदोष शमन करता है, सारे दोषों को बैलेंस करके रखता है। आप उनको 1 चम्मच आंवले का जूस रेगुलर दे दीजिए। इतना अगर आप दे रहे हैं तो आपका बच्चा जो बार बार बीमार होता है वो नहीं होगा, वो ठीक हो जाता है। फिर अगर आपका बच्चा बीमार हो गया है, देन ऑल्सो यू नीड टू गिव सम काढ़ा। तो आप बच्चों को काढ़ा दे रहे हैं तो आप 3 से 4 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा मुलेठी,
इसका काढ़ा बना के मुलेठी थोड़ा सा, मतलब 1/4 चम्मच उसका पाउडर लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में डाल बॉईल कर लीजिए। जब वो आधा ग्लास के करीब रहेगा, छान के आप उसको गुट-गुट करके दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। इसके अलावा आपको मुनक्का मिल जाती है, खजूर मिल जाता है, आप उसको बॉईल करके उसका भी पानी दे सकते हैं। तो बच्चों की अग्नि का ध्यान में रखते हुए आप उनको इस तरीके से काढ़ा दे सकते हैं अगर वो बीमार हो गए हैं तो। जो मैंने आपको पहले बताया था, आमा हल्दी, कच्ची हल्दी का प्रयोग आप दूध में डाल के दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को बीमार होने से बचा भी सकते हैं, और अगर हो गए हैं तो आप उनको प्रिवेंशन भी दे सकते हैं। देखिए, आपने च्यवनप्राश और आंवला जूस की बात करी है, तो मार्केट में जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो बहुत सारे च्यवनप्राश मार्केट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कौन सा च्यवनप्राश जो है आपकी हेल्थ को, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है या फिर आपके बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। देखिए, च्यवनप्राश के गुण तो बहुत हैं, बट च्यवनप्राश में मेन इंग्रेडिएंट आंवला है। अगर आंवले की जगह स्वीट पोटैटो होगा तो वो आपको च्यवनप्राश के गुण नहीं देगा। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन आप देखिए कि ऑथेंटिक कंपनी का ही लें। जो अच्छी ऑथेंटिक कंपनीज़ हैं वो अच्छा बनाती हैं। उसके बाद आप उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लीजिए। आंवले में च्यवनप्राश में मेन इंग्रेडिएंट्स आंवला है, देन दशमूल है, देन शतावरी है, देन पिपली है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये सब उसके अंदर होने चाहिए। उनकी क्वांटिटी देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक च्यवनप्राश का डिब्बा लिया था और उसमें आंवला क्वांटिटी वाज ओनली आई थिंक 100 ग्राम्स और 50 ग्राम्स। मतलब आई वाज लाइक ये कौन सा च्यवनप्राश है। तो आपको वो पढ़ना भी पड़ेगा इंग्रेडिएंट्स, और उसके हिसाब से इवेल्युएट भी करना पड़ेगा। बट आई वुड सजेस्ट अच्छा ऑथेंटिक आंवला लें, ना कि मार्केटिंग गिमिक्स के हिसाब से लें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा च्यवनप्राश होना चाहिए, वरना वो किसी काम का नहीं है। आप तो रसायन समझ के खिला रहे हैं, पर रसायन का काम नहीं होगा। एक्चुअली क्योंकि सर्दियाँ आते ही च्यवनप्राश की तरफ लोग बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं, और क्योंकि वो कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, आपको वार्म भी रखता है, रिजुवनेशन करता है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से रीडेवलप होने में मदद करता है। एक और इंग्रेडिएंट या चाहूँ कहूँ कि एक ऑर्गेनिक चीज़ है, जैसे लहसुन की मैं बात कर रही हूँ। लहसुन जो है ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे हम हल्दी की बात करते हैं, वैसे ही लहसुन भी वैसे ही है। तो विंटर्स में लहसुन खाने के एग्जैक्टली क्या फ़ायदे रहते हैं और कैसे उसको कंज्यूम करना चाहिए? आप दूध में 1 चम्मच घी और 1 लहसुन को पका के ले सकते हैं। लहसुन शीर पाक बना के ले सकते हैं, आयुर्वेद ने बोला है। बेनिफिट्स अनलिमिटेड हैं। एक तो उष्णता है तो वो वात बैलेंस कर देता है। लहसुन पेन रिलीवर का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है। देन जिनको हार्ट में ब्लॉकेज रहती है आर्टरीज वेन्स में, उसे क्लीन करने का काम करता है। बीपी बढ़ा हुआ है तो उसे भी बैलेंस करने का काम करता है। मतलब लहसुन के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। लेने का सिंपल सा तरीका है, आप 1 कप दूध ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी डाल लीजिए, और आप उसमें लहसुन की 2 कलियाँ हल्का सा कूट के पका कर फिर हल्का गुनगुना करके आप ले सकते हैं। कुछ लोग लहसुन सुबह खाली पेट में चबाना भी पसंद करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फीलिंग देता है पूरा दिन भर लहसुन की स्मेल का। लेकिन अगर आप इस तरीके से ले रहे हैं तो बेनिफिट करेगा, क्योंकि दूध के अपने बेनिफिट्स हैं। घी आपको वैसे ही पित्त बैलेंस कर देगा और आपका अग्निदीपन भी करेगा, और लहसुन आपका बाकी चीज़ें कवर कर जाता है। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगी कि सर्दियाँ होते ही ना डाइजेशन की प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बिंज ईटिंग बढ़ जाती है, अनहाइजीनिक ईटिंग बढ़ जाती है, क्योंकि लोग गरम गरम खाना पसंद करते हैं, बाहर कहीं या घर में कहें। तो किस तरीके से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ठीक कर सकते हैं विद नेचुरल होम रेमेडीज़? अग्नि मंद हो रही है क्योंकि वात बढ़ रहा है। वात बढ़ेगा, अग्नि मंद होगा, अग्नि मंद होगा तो आपका इम्यूनिटी और कम हो जाएगा। इम्यूनिटी कम होगा, आमा दोषा एग्रीवेट होगा, आपको सारे अगले पूरे साल तक सारी प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड हैं इन सब से रिलेटेड वो सारी डिजीज़ आपको आ जाएंगी। अग्नि को दीप्त करने का सिंपल तरीका है, विंटर्स का फ़ायदा उठा के बहुत सारे मीठे पे ना भागें, बहुत सारे जंक फूड पे ना भागें कि सर्दियाँ हैं सब पच जाएगा, वो नहीं करना है। जो एक नेचर ने चीज़ें दी हैं, आप मॉर्निंग में उठें, आप उठ के 1 चम्मच घी ले लीजिए दूध के साथ डाल के, आप रेगुलर बेस पे अभ्यंगम करना स्टार्ट कीजिए। नाक में ऑयल डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कफ कोल्ड से बचाएगा पूरी तरह से, है ना। तो वो श्वसन प्रक्रिया को, मतलब हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक और में जो तेल सरसों का तेल अगर पित्त प्रकृति है तो सरसों का तेल नहीं डाल के आप सिंपल नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, अदरवाइज देसी घी भी डाल सकते हैं। हाँ, वातज है तो अणु तेल भी डाल सकते हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो आप लेकिन नाक में तेल रेगुलर बेस पे डाल सकते हैं। तो आपने वो डालना है। उसके बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट अच्छा रखना है।
ब्रेकफास्ट अच्छा रखने का मतलब है आप बाजरे की 2 रोटी खा लीजिए, साथ में आप अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स का एक खाना खाइए। आयुर्वेद नहीं बोलता कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो लो होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, लंच उससे थोड़ा कम होना चाहिए, डिनर बहुत ही कम होना चाहिए। क्वांटिटी वाइज मात्रा बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो अष्टविधि आहार विशेष आयतन बोले यानी कि 8 विधि जिससे आपको खाना खाना चाहिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है मात्रा मशनियत, मतलब मात्रा सही होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना ठंडा नहीं खाना है, जब भी खाना है गर्म ही खाना है। गुनगुना या ठंडा खाना, गुनगुना या गर्म खाना खाएंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठंडा खाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। फिर आपने ब्रेकफास्ट में इस तरीके से मील ले लिया। ये जो हम ड्राई मील्स लेते हैं, दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल लिया, दूध में ओट्स डाल लिया, ये आपको विंटर्स में सिर्फ नुकसान करने वाला है। सीजन के हिसाब से ही जो खाना मे खाना बी चाहिए। रेडी टू ईट फूड रेडी टू ईट फूड है, वो नहीं खाना है, सीजन के हिसाब से खाना है। फिर लंच में आपको उसी हिसाब से अपना मील लेना है। इस टाइम पे फुल ऑफ सैलड्स हैं, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर सब आपके पास है, आप वो मील लीजिए। साथ में आप अपना सब्जी, रोटी या जो भी आप खाना चाहते हैं वैसे। सेम गोज टू डिनर आल्सो, डिनर हल्का होना चाहिए, तो आप सिर्फ घी दलिया ले सकते हैं, तो वो आपको ओवरऑल नरिशमेंट प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप अपनी रूटीन को अच्छा रखें। लेकिन अगर आप इसी में जंक्स ऐड कर देंगे, आप रोज एक बर्गर खा रहे हैं, एक मील में पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं, तो मैंने बोला ना अग्नि मंद है। अगर आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होने वाला है तो वो डायरेक्टली आमादोषा बनाएगा और इम्यूनिटी को बिल्कुल ड्रॉप कर देगा। तो फिर आपको नेक्स्ट पूरा ईयर बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होंगी जब हम सोचते रहेंगे मैंने कुछ नहीं किया था तो मुझे आज ये बीमारी क्यों हो गई। तो हमें उसका बेस जो है वो अभी तैयार करना होता है। तो इसलिए उसके हिसाब से अगर हम रूटीन रखते हैं तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल। साइन आउट से पहले मैं एक मैसेज मैं चाहूँगी कि जैसे साल ख़त्म होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ आप thehealthsite.com को एक मैसेज दें, हेल्दी मैसेज दें, ताकि वो अपने आप को फिट रख सकें। बस यही कहना चाहेंगे, आयुर्वेद ही एक ऐसी साइंस है जो बोलता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि स्वस्थ को स्वस्थ कैसे रखना है ये सिर्फ आयुर्वेद साइंस में बताया गया है। तो आप आयुर्वेद के हिसाब से ऋतुचर्या यानी कि ये सीजन में जैसा बोला गया है, जो ट्रेडिशनली सालों से चलता आ रहा है, हरा साग खाएं तो उसमें 1 चम्मच घी डाल लें, आप बाजरे की रोटी खाएं, मक्की की रोटी खाएं, रागी की रोटी खाएं, आटे को चेंज करने का जो एक प्रावधान सालों से चलता रहा है उसको फॉलो करें। रेगुलर बेस पे ऑयल मसाजेस जो पहले लोग करते थे ना, धूप में बैठते थे, अच्छे से जॉइंट्स में तेल लगाते थे, फिर उसके बाद वो जाते थे नहाने के लिए, गुनगुने या गर्म पानी से नहाना है। ये रूटीन अगर हम आयुर्वेद की जो ये शैली है इसको अगर हम फॉलो कर लेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि आपका नया साल जो है वो बहुत अच्छा रहे, हेल्दी रहे, आरोग्यता मिलेगी तो हमें बहुत खुशी होगी और आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो परिपूर्ण होगा। तो आयुर्वेद अपनाएं, इस ऋतुचर्या को पूरी तरह से अपनाएं, आहारचर्या को पूरी तरह से अपनाएं और स्वस्थ रहें। तो जैसे कि डॉक्टर चंचल ने आपको बता दिया है कि विंटर में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करनी है, क्या क्या आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अपनी डाइट से बाहर कर देना चाहिए और क्या क्या लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।